तो आज हम बात करेंगे मिशन टू मार्स इस मूवी के बारे में। तो मूवी शुरू होती है एक फेयरवेल पार्टी से जिसमें कई सारे एस्ट्रोनॉट्स थे। इनमें हम ल्यूक को भी देखते हैं। ल्यूक के साथ साथ उसके दोस्त जिम, फिल, वुडी और वुडी की पत्नी टेरी, ये सभी एस्ट्रोनॉट्स इस फेयरवेल में मौजूद थे। ल्यूक कुछ ही दिनों में मार्स के लिए रवाना होने वाला था, तो जिम, फिल, वुडी और टेरी ये सभी उसकी मदद करने के लिए स्पेस स्टेशन की तरफ रवाना होने वाले थे। ये पांचों एस्ट्रोनॉट्स एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त थे। इस मार्स के मिशन पर सबसे पहले तो जिम और उसकी पत्नी मैगी जाने वाली थी, लेकिन मैगी की हालत खराब होने के कारण जिम इस मिशन पर जाने से इनकार कर देता है ताकि वो अपनी पत्नी मैगी का ख्याल रख सके। लेकिन कुछ दिनों बाद मैगी की डेथ हो जाती है और इस बात से जिम को बहुत बड़ा सदमा लगता है, जिस वजह से ये मिशन ल्यूक को हैंड ओवर किया जाता है। ल्यूक की एक अलग टीम थी और 13 महीनों बाद इनकी टीम मार्स पर पहुंच जाती है। मार्स पर रिसर्च करते समय इन्हें मार्स पर साइडोनिया नाम की जगह पे व्हाइट कलर्स के काफी अजीब आकार दिखाई देते हैं। पहले तो उन्हें लगता है कि शायद ये आइस होगा, लेकिन इस एनवायरनमेंट में आइस होना पॉसिबल ही नहीं था। और ये सारी जानकारी वो लोग अपने साथियों के पास इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजते। आईएसएस में जिम, वुडी, टेरी ऐसे काफी सारे ल्यूक के दोस्त मौजूद थे। जिस दिन उनका मैसेज स्पेस स्टेशन पहुंचने वाला था उसी दिन जिम का बर्थडे था, तो ल्यूक और उनकी टीम जिम को बर्थडे विश करते और नेक्स्ट डे ल्यूक के साथ उसकी पूरी टीम उस लोकेशन को एक्सप्लोर करने निकल पड़ती है। जब ल्यूक की टीम उस जगह पर पहुंचती है तब उन्हें वहां पर एक धीमी आवाज सुनाई देती है और अपने रडार से वो लोग एक सिग्नल को उस पत्थर पर डालते हैं, लेकिन ये सिग्नल जाने के कारण अचानक से डिवाइस काम करना बंद हो जाता है। वो धीमी आवाज आना भी बंद हो जाती है और अचानक से काफी भारी तूफान आने लगता है। देखते ही देखते आसपास के सारे पत्थर उस तूफान में खींचे चले जाते हैं और कुछ ही मिनटों में वो तूफान एक बड़े से बवंडर में बदल जाता है। ये चारों लोग हैरान होकर देख ही रहे थे कि अचानक से क्या हो गया, लेकिन तभी ये बड़ा सा बवंडर एक सांप का रूप ले लेता है और उसमें से बहुत ही भयानक आवाज आने लगती है। उसमें काफी सारे बड़े बड़े पत्थर उस तूफान में खींचे चले जाते हैं। तभी उस बवंडर में से एक पत्थर आकर रिनी को लगता है और वहीं पर ही उसकी डेथ हो जाती है। जो दो एस्ट्रोनॉट उस बवंडर के पास खड़े थे वो ये देखकर वहां से भागने लगते हैं, लेकिन वो सांप जैसा बवंडर उनके जैसे पीछे पड़ जाता है और इन दोनों को अपने अंदर खींचने लगता है। उनमें से एक इस बवंडर के अंदर चला जाता है तो दूसरा भागते हुए उड़ने लगता है और वो भी उस बवंडर की चपेट में आ जाता है और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और दूसरे पल में ये तूफान पूरी तरीके से शांत हो जाता है। थोड़ी देर बाद पूरा एनवायरनमेंट शांत होने पर हम देखते कि जो सफेद पत्थर दिख रहा था वो और कोई नहीं बल्कि इंसानी एलियन का फेस था। तूफान के बाद ल्यूक जिंदा भी था या नहीं उन्हें कुछ आइडिया नहीं था। इस तूफान के कारण एक बहुत बड़ी एनर्जी रिलीज हुई थी और इस वजह से आईएसएस के साथ ल्यूक का कांटेक्ट टूट जाता है। उन्हें मार्स पर क्या हुआ ये कुछ भी पता नहीं था। उनके सिग्नल से पता चलता है कि मार्स पर तूफान आया था जिसमें शायद उनका क्रू मारा गया है। ये सुन के सब लोग परेशान हो जाते, खास करके जिम, फिल, वुडी और टेरी, क्योंकि उनका दोस्त उनके साथ नहीं था। लेकिन जब वे लोग अपने दूसरे सैटेलाइट को कनेक्ट करते तब उन्हें ल्यूक का एक विपत्तिजनक वीडियो मैसेज मिलता है जिसमें वो बताता है कि एक खतरनाक तूफान ने उसके साथियों को मार डाला है। उसकी खुद की हालत भी काफी खराब है और अचानक से उसका मैसेज डिस्कनेक्ट होता है। अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में उनकी जो टीम थी वो ल्यूक के लिए एक रेस्क्यू मिशन प्लान करने का सोचते, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि जब तक उन्हें ल्यूक का मैसेज रिसीव हुआ तब तक वो मार्स पर जिंदा भी है या नहीं। और अगर उन्होंने मिशन प्लान कर भी लिया तो भी उन्हें वहां पहुंचने के लिए 6 महीने लगने वाले थे। इसलिए रे यानी कि उन 4 एस्ट्रोनॉट्स का हेड इस मिशन के लिए मना कर देता है क्योंकि तब तक शायद ल्यूक जिंदा भी ना बचे। लेकिन ये चारों भी रे को काफी समझाने की कोशिश करते और फाइनली रे इस मिशन के लिए राजी हो जाता है और उन 4 लोगों की टीम ल्यूक को बचाने के लिए निकल पड़ती है। अब सफर के दौरान एक दिन फिल उसके पास जो एमिनेम थे उससे डीएनए का मॉडल बनाता है और जिम को कहता है कि ये मेरे होने वाली वाइफ के डीएनए का स्ट्रक्चर है। जिम हंसते हुए उनमें से कुछ एमिनेम खा लेता है और उस डीएनए का स्ट्रक्चर चेंज होने के कारण फिल जिम से नाराज हो जाता है। अब देखते ही देखते 6 महीने गुजर जाते और उन्हें अब मार्स पर लैंड करने के लिए सिर्फ एक ही दिन बाकी था। ये लोग मार्स पर लैंडिंग की प्रोसेस शुरू करते, लेकिन जैसे वो सिमुलेशन ऑन करते तभी अचानक से शिप के आसपास जो भी छोटे मेटेरियल्स घूम रहे थे वो जोरों से शिप से टकराकर अंदर चले आते और एक मेटेरियल फिल के हाथ पर लगता है। इससे उसके हाथ से खून आने लगता है, यानी कि उनके शिप में अब होल पड़ गए थे जिसके कारण शिप के अंदर मौजूद ऑक्सीजन बाहर स्पेस में जाने लगता है। अब इन होल्स को फिक्स करने के लिए उनके पास बस 4 मिनट थे। फिल के हाथों से जो खून निकल रहा था वो एक ही दिशा में जा रहा था और वहीं पर ही पहला होल था।
वुडी उस होल को बंद करता है, लेकिन दूसरा होल शिप के नीचे वाले हिस्से में था और वहाँ से उस होल को बंद करना बहुत ही मुश्किल काम था। इसलिए वुडी शिप के बाहर जाता है। जिम उसकी मदद करने के लिए शिप के नीचे के हिस्से में चला जाता है। दूसरी तरफ फिल शिप की एनर्जी बचाने के लिए पूरे सिस्टम को हार्ड बोट करने के लिए जाता है। देखते ही देखते ऑक्सीजन 30% पर आ जाती है। इसके कारण जिम बेहोश होने लगता है। बाहर वुडी को ये समझ नहीं रहा था कि एग्जैक्टली होल कहाँ पर है और वो जिम की मदद मांगने लगता है। उसी समय टेरी भी जिम के लिए ऊपर से ऑक्सीजन मास्क लेकर नीचे के हिस्से में पहुंच जाती है। तभी जिम उसे वहीं पर ही रुकने के लिए कहता है और उसे एक ड्रिंक का पाउच देते हुए बोलता है कि इसमें के ड्रिंक को हवा में उछालो, और वो वैसे ही करती है। जैसे ही ड्रिंक बाहर आता है तब उसकी छोटी छोटी बूंदे जहाँ पर होल है उसी डायरेक्शन में जाने लगते हैं, क्योंकि वहीं से ऑक्सीजन शिप से बाहर जा रहा था। और वो ड्रिंक जैसे ही शिप से बाहर चला जाता है तब फ्रीजिंग एनवायरनमेंट के कारण वो फ्रीज हो जाता है और वुडी को वो होल दिख जाता है और वो जाके उस होल को बंद कर देता है और जल्दी से शिप के अंदर चला आता है। सिस्टम क्रिटिकल कंडीशन से बाहर आती है, लेकिन हम देखते हैं कि उन छोटे मेटर्स के कारण जो बाहर फ्यूल पाइप्स थे उसका काफी नुकसान हुआ था और इस बात से वो लोग अनजान थे। अब उनका मार्स पर लैंडिंग का समय आ गया था। वुडी फ्यूल सिस्टम को ऑफ करने के लिए जाता है, लेकिन पाइप का नुकसान होने के कारण सारा फ्यूल बाहर आने लगता है और स्पेस में फ्रीज होके शिप के आसपास तैरने लगता है। जैसे ही जिम इंजन को स्टार्ट करता है तो आसपास के फ्यूल में आग लगने के कारण शिप के पिछले हिस्से में बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिससे उनका इंजन टूटकर शिप से अलग हो जाता है। अब ये लोग मार्स पर खींचे चले जाते और कभी भी वो मार्स पर क्रैश लैंड करने वाले थे। तभी जिम को याद आता है कि नासा ने कई सालों पहले रिसप्लाई मॉड्यूल मार्स पर भेजा था। उसकी मदद से वो शिप को लिंक करके मार्स पर लैंड करने का सोचते, लेकिन रिसप्लाई मॉड्यूल काफी दूर होने के कारण वो इस प्लान को कैंसिल कर देते और अब वुडी के कहने पर वो सब रेडी होकर शिप के बाहर आ जाते। उन्हें रिसप्लाई मॉड्यूल दिखता है, लेकिन वो काफी दूर था, तो वुडी खुद को स्पेस में लॉन्च कर देता है और एक वायर के जरिए वो रिसप्लाई मॉड्यूल को डॉक करता है। लेकिन उसकी खुद की स्पीड ज्यादा होने के कारण वो खुद को रोक नहीं पाता और स्पेस में दूर जाने लगता है। अब सब लोग टेंशन में आ जाते हैं कि वुडी को कैसे बचाए। सबसे पहले तो वो तीनों भी उसी वायर के सहारे रिसप्लाई मॉड्यूल को खुद को डॉक करते, तो दूसरी तरफ वुडी उनसे काफी दूर जाने लगता है। ये देख के उसकी पत्नी टेरी उसे बचाने के लिए जाती है। वुडी टेरी को अपने पास आने से मना करता है, क्योंकि टेरी के सूट में इतना फ्यूल नहीं था कि वो वुडी को बचाने जा सके। इसलिए वो बीच में रुककर उसी वायर के जरिए वुडी को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वायर कुछ ही फीट पहले खत्म हो जाती है। ये देख टेरी बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। टेरी फिर भी उसे बचाने के लिए आगे आने लगती है। ये देख वुडी अपने पत्नी को बचाने के लिए अपना हेलमेट निकाल देता है और वो फ्रीज होके मारा जाता है। अब ये देखकर टेरी काफी ज्यादा रोने लगती है और वो वापस रिसप्लाई मॉड्यूल तक आ जाती है और फाइनली वो तीनों रिसप्लाई मॉड्यूल की मदद से मार्स पर लैंड करते। अब वो बेस कैंप में पहुंच जाते, लेकिन वो पूरा खाली पड़ा था। जिस क्राफ्ट से ल्यूक आया था उसे टेरी आते रिपेयर करने लगती है। जिम शिप के अंदर जाता है और चीजों को देखने लगता है। हैरानी की बात ये थी कि शिप के अंदर अभी भी ऑक्सीजन था। उसे आगे ग्रीन हाउस दिखाई देता है जो कि फुल्ली फंक्शनल था और साथ ही वहाँ पर पानी भी था। जिम अपना हेलमेट निकालने लगता है और तभी अचानक से ल्यूक उस पर हमला कर देता है। ल्यूक काफी डरा हुआ था और उसे लग रहा था कि ये उसका बहम है, लेकिन तभी फिल वहाँ आके जिम को बचा लेता है और ल्यूक सारे मेंबर्स को देखकर हैरान हो जाता है। उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि उसे बचाने के लिए रेस्क्यू मिशन भेजा गया था और जब जिम उसे वुडी के बारे में बताता है तब उसे काफी दुख होता है कि उसकी जान बचाने के लिए उसके दोस्त ने अपनी जान गंवाई है। अब थोड़ी देर बाद ये लोग सेटल डाउन हो जाते और ल्यूक उन्हें उस फेस की इमेजेस और उससे आने वाली आवाज सुनाता है। वो उन्हें बताता है कि ये साउंड 3 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है, जैसे कि एक्स, वाई और जेड एक्सिस। और जब इन 3 अलग अलग ब्लॉक्स को ल्यूक ने मिलाया तो उसे एक डीएनए का सैंपल मिला जो कि बिल्कुल इंसानों की तरह ही दिख रहा था, लेकिन इस डीएनए सैंपल में क्रोमोसोम का लास्ट पेयर मिसिंग था। तो फिल कहता है कि हाँ, ये ऑलमोस्ट इंसानों की तरह ही हुआ। तो टेरी उसे रोकते हुए कहती है कि नहीं, एप्स, चिंपांजी और इंसानों के डीएनए में सिर्फ 3% का ही डिफरेंस होता है, फिर भी इंसान उनसे कई ज्यादा डेवलप है और इस डीएनए में एक क्रोमोसोम का पेयर मिसिंग है, यानी कि ये जो भी स्पीसीज है वो इंसान तो नहीं हो सकती। ल्यूक उन्हें आगे कहता है कि दरअसल ये डीएनए उस स्पीसीज का सिग्नेचर है, यानी कि यहाँ स्पेस में एक अलग स्पीसीज या एलियन होने की आशंका है। ये अद्भुत खोज देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन अगले दिन जिनको फिल के साथ हुआ वो डीएनए का किस्सा
याद आता है और वो कहता है कि वो डीएनए किसी स्पीशीज की सिग्नेचर नहीं है, बल्कि ये हम लोगों के लिए एक पहेली है और हमें इस मिसिंग क्रोमोसोम को ढूंढना है और ऐसे जवाब सिग्नल के जरिए हमें वापस से उस फेस पर ब्रॉडकास्ट करना है। जब फर्स्ट टाइम ल्यूक की टीम ने उस फेस पर रडार से सिग्नल फायर किया था, तब उस एलियन स्पीशीज ने उस रडार को अपना सिग्नल समझ लिया, लेकिन वो जवाब गलत था। इसलिए उन्हें वो थ्रेट लगा। उन्हें लगा कि उनके ऊपर हमला हो रहा है, इसलिए खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए उस एलियन स्पीशीज ने ल्यूक की टीम पर हमला किया था और ये जिम का फाइनल कंक्लूजन था। और अब सब लोग उस डीएनए के क्रोमोसोम का आखिरी पेयर ढूंढने लग जाते। थोड़ी देर बाद उन्हें जवाब मिल भी जाता है, जिसे वो एक सिग्नल में कन्वर्ट कर देते। अब आगे वो उस सिग्नल को ब्रॉडकास्ट करने के लिए अपने एक स्पेस रोवर को उस फेस के पास भेजते। जैसे ही वो रोवर उस फेस के नजदीक जाता है, वो उस फेस पर सिग्नल ट्रांसमिट करने लगता है और थोड़ी देर बाद फेस के एक साइड का डोर ओपन हो जाता है। अंदर से अजीब सी रोशनी आ रही थी। अब इन लोगों को उस चीज का इन्वेस्टिगेशन करना था, इसलिए जिम, टेरी और ल्यूक उस रोशनी की दिशा में जाने लगते। अंदर जाने से पहले जिम फिल को एक मैसेज देता है कि अगर हम वापस आए या ना आए, उसे अर्थ के लिए वापस रवाना होना है और वो लोग उस डोर के अंदर चले जाते। जैसे ये लोग अंदर जाते, वो डोर बंद हो जाता है। अंदर इन्हें अर्थ के जैसे एनवायरनमेंट मिलता है, इसलिए वो उनका हेलमेट उतार देते और अब आगे जाने पर वो सोलर सिस्टम का 3D प्रोजेक्शन देखते। करोड़ों सालों पहले मार्स बिल्कुल अर्थ की तरह ही था। मार्स पर भी पानी था और उस समय ये जो एलियन स्पीशीज थी वो वहाँ पर रहा करती थी। लेकिन अचानक से एक दिन बहुत बड़ा एस्टेरॉयड मार्स से टकराता है, जिसके बाद मार्स पर मौजूद पानी सूखने लगता है और वो पूरी तरीके से अनहेबिटेबल प्लेनेट बन जाता है। तभी वहाँ पर एक एलियन आ जाता है, जिसे देख सब लोग हैरान हो जाते हैं। आगे वो एलियन उन्हें बताता है कि इस हादसे के बाद सारे एलियन स्पीशीज मार्स को छोड़कर जाने लगे, क्योंकि अब मार्स पर वो एनवायरनमेंट बचा ही नहीं था। वो अपने स्पेसक्राफ्ट की मदद से एक नए प्लेनेट की तलाश में अंतरिक्ष में चले जाते। उनमें से एक शिप को उनके डीएनए के साथ अर्थ पर भेजा जाता है, ताकि अर्थ पर जीवन पनप सके। और इसी तरह 4000 अरबों सालों पहले एलियन के डीएनए के कारण अर्थ पर जीवन पनपने लगा। एलियन का डीएनए डेवलप हो जाता है। सबसे पहले तो सिंगल सेल, देन मल्टीपल सेल, उससे मछली, देन जानवर, उससे डायनासोर और आखिरी में इंसान बने। इसी तरह एलियन का डीएनए विकसित होने लगा। लेकिन अर्थ का एटमॉस्फेयर मार्स से अलग होने के कारण इंसानों का विकास अलग होते गया, ताकि वो अर्थ के वातावरण से अनुकूल रहे। इसलिए इंसान आखिरी में उन एलियंस की तरह नहीं दिख रहे थे। इसका मतलब ये है कि एलियंस ही इंसानों के पूर्वज है, उन्हीं से इंसान बने हैं। जिस एलियन ने अर्थ पर डीएनए का सैंपल भेजा था, ये वही एलियन था। 4000 अरबों सालों से ये एलियन मार्स पर ही रुका हुआ था, इसी आशा में कि कभी न कभी ऐसा बुद्धिमान क्रिएचर मार्स पर वापस आ जाएगा और उसे अपने पूर्वजों के बारे में पता चलेगा कि आखिर उसका ओरिजिन कहाँ से। इसलिए इस एलियन ने एक ऐसी पहेली बनाई थी जिसे कोई बुद्धिमान क्रिएचर ही सॉल्व कर सकता है, यानी कि ह्यूमंस ही उसे सॉल्व करते। यहाँ पे इस एलियन का काम अभी पूरा हुआ था, इसलिए वो अपने दूसरे प्लेनेट जाने के लिए रवाना हो जाता है, जहाँ पर बाकी के एलियंस रह रहे थे। वो एलियन उन तीनों में से एक को अपने साथ आने के लिए इनवाइट करता है और जिम उस इनविटेशन को एक्सेप्ट करता है। अब वो भी इस एलियन के साथ रवाना होने वाला था। वो टेरी और ल्यूक को गुड बाय करता है और एक कैप्सूल के जरिए वो अपने सफर पर निकल पड़ते। अब टेरी और ल्यूक भी वहाँ से बाहर निकलते और फील्ड के टेक ऑफ से पहले वो दोनों वहाँ पर पहुंच जाते और अर्थ के लिए रवाना हो जाते। दूसरी तरफ जिम उस एलियन के साथ दूसरे प्लेनेट की तरफ निकल पड़ता है और इसी के साथ ये मूवी, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।